हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पे अभी हाल में आर के मर्टन के रॉबर्ट किंग मर्टन के लगभग सभी थियरी को वीडियो लेक्चर के रूप में अपलोड कर दिया गया है। एक और भी थिंकर्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, एमिल डर्कहाइम। क्योंकि अब एमिल डर्कहाइम के जो लेक्चर हैं, वीडियो हैं, वो अपलोड होंगे। एक एमिल डर्कहाइम की एक थियरी है, सुसाइड या द सुसाइड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। आत्महत्या का जो सिद्धांत एमिल डर्कहाइम दिया है, इसीलिए उस सिद्धांत के कारण एमिल डर्कहाइम को या ईश्वर या पितामह के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जो चारों प्रकार के उन्होंने सुसाइड के बारे में बताया है, लगभग पूरे विश्व के सभी समाजों में 4 प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती है। तो आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से उस जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, अगर आपको सोशोलॉजी के बारे में जानने का बहुत ही उत्सुक है, तो आप अपने YouTube चैनल में इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड लेक्चर वीडियोस प्लस वैकेंसी के बारे में, जो इससे रिलेटेड वैकेंसी होती है, उसके बारे में आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। और कोई भी समस्या आपको सामने आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चाहे बुक से रिलेटेड जो भी हो आपकी समस्या, तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उसकी समस्या का समाधान आपको 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर दी जाएगी, जो भी आपका मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम दुर्खिम का आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। दुर्खिम थियरी ऑफ सुसाइड। देखा जाए कि इन्होंने किस प्रकार से 4 प्रकार के जो सुसाइड की बात इन्होंने किया है, किस वे में दिया है, उसको उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। एमिल डर्कहाइम। सबसे पहले तो एक चीज़ बात करना चाहता हूँ, कभी कभी सोशोलॉजी में जो उच्चारण होते हैं थिंकर्स के नाम अलग अलग तरह के हैं। जैसे कभी कभी इमाइल दुर्खिम कहा जाता है, लेकिन इसका सही जो उच्चारण, जो नाम है इसका, एमिल डर्कहाइम नाम है। तो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है। एमिल डर्कहाइम से पहले आत्महत्या या सुसाइड मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानी जाती थी। अब बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन भी किया और उन्होंने बताया कि आत्महत्या एक मानसिक तथ्य है। क्योंकि उन्होंने बताया कि आत्महत्या एक मानसिक तथ्य है, और उनके कहने का मतलब ये था कि जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। मतलब जितने मनोवैज्ञानिक थे, जितने साइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि ये जो सुसाइड का जो सब्जेक्ट है, ये एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट मानी जाती है, सब्जेक्ट मैटर के रूप में माना जाता है। और तमाम साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने डिफाइन दिया, एक नॉर्मल जो साधारण जो परिभाषा होता है, उन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है,
तो वो व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। इसी को सुसाइड कहा जाता है। ये उन तमाम जो साइकोलॉजिस्ट जो अध्ययन कर रहे थे, जिन्होंने अपना व्यूज़ दिया, उनके अकॉर्डिंग ये थॉट था। लेकिन वही एमिल डर्कहाइम ने मनोवैज्ञानिकों के इस विचारधारा का खंडन करते हुए कहते हैं कि आत्महत्या मानसिक नहीं, एक सामाजिक तथ्य है। इसको आप नोट करने की कोशिश करिएगा। उन सारे विचारधाराओं को सुनने के बाद एमिल डर्कहाइम ने कहा कि खंडन करते हुए कहा कि आत्महत्या मानसिक नहीं होता, ये एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। आत्महत्या का मूल कारण समाज है, न कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन है। आत्महत्या का मूल कारण समाज है, न कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन है। समाज व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है, और वही आत्महत्या है। अर्थात एमिल डर्कहाइम का कहने का मतलब ये है कि आत्महत्या व्यक्ति द्वारा किया गया एक ऐसा कृत्य या प्रयत्न है जिसमें व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी जान जा सकती है, तो उसी कृत्य को आत्महत्या का नाम से जाना जाता है, या उसी कृत्य को हम आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि जो एमिल डर्कहाइम जो अपना व्यूज़ दिए, मैं डिफाइन किए। उन्होंने कहा कि आत्महत्या व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य या प्रयत्न है जिसमें व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी जान जा सकती है, तो उसी कृत्य को ही हम आत्महत्या कहते हैं, या उसी कृत्य को हम सुसाइड कहते हैं। आत्महत्या के प्रकार अब आते हैं। टाइप्स ऑफ सुसाइड। सुसाइड कितनी प्रकार की होती है, ये मैं नहीं, एमिल डर्कहाइम बता रहे हैं कि आत्महत्या कितने प्रकार के होते हैं। पहला, अहमवादी आत्महत्या, जिसे इंग्लिश में इगोइस्टिक सुसाइड कहा जाता है। दूसरा, परार्थवादी आत्महत्या, जिसे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहा जाता है। तीसरा, प्रतिमानहीनता द्वारा आत्महत्या, जिसे एनोमी सुसाइड कहा जाता है। और चौथा जो होता है भाग्यवादी आत्महत्या, जिसे फैटलिस्टिक सुसाइड कहा जाता है। इन चारों के बारे में हम एक एक करके, कि अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनता द्वारा जो आत्महत्या होती है, भाग्यवादी द्वारा जो आत्महत्या करते हैं, उनके बारे में एक एक करके हम उसको डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उदाहरण के माध्यम से भी उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका कि कोई भी थिंकर हो, कोई भी थॉट हो, उसको प्रेजेंट सिनेरियो में आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो जो इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं उसको ही सुसाइड कहा जा सकता है। तो हम बात करते हैं पहले, जो उन्होंने अहमवादी आत्महत्या की बात किया, या इगोइस्टिक सुसाइड के बारे में उन्होंने बताया, या इगोइस्टिक सुसाइड किसे कहा जाता है। जब व्यक्ति का स्वाभिमान और समाज का स्वाभिमान दोनों आपस में टकराता है, तो व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग कर लेता है और अकेले जीवन यापन करने लगता है। और जब अकेले जीवन यापन करता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके समक्ष आती है, जिसका निराकरण वो नहीं कर सकता, तो वो जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहते हैं,
या इस प्रकार के आत्महत्या को इगोइस्टिक सुसाइड के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है। अहमवादी, अहमवादी का मतलब ईगो, जिसे इगोइस्टिक, क्योंकि ईगो से ही इगोइस्टिक बना है। तो जब ईगो का मतलब कुछ ऐसे जो टर्म्स होते हैं, जो हमारे टर्म्स, और चाहे वो समाज के टर्म्स हो या फैमिली के टर्म्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका परिवार भी एक समाज ही है। जब हम समाज की डिफाइन करते हैं, दो या दो से अधिक, तो फैमिली भी है। अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे ही होते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ लोग एक्सेप्ट करते हो, कुछ लोग ना एक्सेप्ट करते हो, जो आप जो काम कर रहे हो। तो उन्होंने अहमवादी आत्महत्या एक बार और फिर से अपनी भाषा में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जब व्यक्ति का स्वाभिमान और व्यक्ति का स्वाभिमान और समाज का स्वाभिमान दोनों आपस में टकराते हैं, तो व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग कर लेता है और वह अकेले जीवन यापन करने लगता है। और जब अकेले जीवन यापन करता है वो, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके समक्ष आती हैं, जिसका निराकरण वो खुद नहीं कर सकता है। तो वो जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या या इगोइस्टिक सुसाइड के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में ऐसी कौन सी विचार आ रही होगी कि जो आज वर्तमान सिनेरियो में या वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि इस तरह का क्या, जो जहाँ एक तरफ परिवार में, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं खोल के बताना चाह रहा हूँ, मेल या फीमेल, बच्ची या बच्चे जो भी हैं, लड़के या लड़की जो भी हैं, कुछ ऐसे काम आप करते हैं जिसे माँ हमेशा, आप अच्छे होते हो तभी आपको बड़ाई करती है, अच्छा काम करते हो तभी बड़ाई करती है, बुरा अगर समाज में कुछ ऐसे कृत करते हो तभी माँ 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 होती है। इसलिए माँ की कोई डिफाइन नहीं है। माँ अनंत है। उसको जानने का प्रयास आप करेंगे, जितना भी जानेंगे उतना भी वो मैटर खुलता जाएगा। तो माँ को जानने का प्रयास आप नहीं कर सकते। माँ आपके लिए हमेशा माँ ही रहेगी। पिता क्या होता है? पिता जैसे हम समाज में मानक मूल्यों के द्वारा अपनाते हैं। आप अच्छा काम करोगे, पिता को अंदर से खुशी मिलती है। अगर समाज में उस टाइप के कुछ जो, जैसे मान लिया अपने कैटेगरी से हट के कुछ और भी काम कर रहे हैं और आप कुछ लायक नहीं हुए, तो फिर पिता को एक सोशल स्टेटस जो होता है, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो झेल नहीं पाता है। क्योंकि पिता पिता होता है। पिता आपका भविष्य देखता है, जो आपकी तरफ भूनने का कोशिश करता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, मैं सारी सुविधाएं दूंगा, आगे जाएगा, तमाम एक्सपेक्टेशंस होती है। उसके बाद दुनिया की सारी अपेक्षाएं उसके सामने आती है, लेकिन वो सहयोग हमेशा है एक फ्रेंड्स के रूप में, या फिर जो भी कहिए उस रूप में पिता हमेशा खड़ा होता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव कोई काम करते हैं, तभी ऐसा कोई काम जो सकारात्मक, जो समाज को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, तो पिता को बहुत खुशी होती है। लेकिन वही माँ है, माँ और बाप में दोनों में अंतर है। मैंने आपसे माँ का डिफाइन कर दिया, पिता का डिफाइन कर दिया, तो हम बात आती है कि ऐसी कौन आपसे, आपके मन में ऐसी कौन सी उदाहरण होगी जो इस प्रकार की, जो हमवादी आत्महत्या करने का कोशिश करता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ उसका स्वाभिमान और समाज का स्वाभिमान, या परिवार का स्वाभिमान आपस में टकराता है, और वो व्यक्ति अपने आप को परिवार से या समाज से अलग कर लेता है, क्योंकि अकेले जीवन यापन करने लगता है। और जब इस तरह की अकेले जीवन यापन करता है, तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके समक्ष आ जाती हैं, और जिसका वो निराकरण खुद नहीं कर सकता। इसलिए वो आत्म जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। और इस प्रकार की जो आत्महत्या होती है उसे अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड कहा जाता है। वेरी सिंपल। जब आप लेक्चर सुनिए तो अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश करिए, मतलब उस तरह का कार्य करने की नहीं। समाज में अगल बगल अपने रिलेशन में, यार दोस्तों में देखिए कि क्या ये चीज़ें होती है ऐसी। तो मैं उदाहरण का नाम बताने जा रहा हूँ कि मैं देश की बात करूँगा, किसी एक फैमिली पर्सन्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लिए देश ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक समाज की बात है तो मैं पूरे भारत को एक यूनिवर्स के रूप में देखना चाहता हूँ। भारत में प्रेमी युगल द्वारा
घर से भागकर की गई आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। प्रेमी युगल, भारत में प्रेमी युगल द्वारा घर से भागकर की गई आत्महत्या का अहमवादी आत्महत्या का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने बताया ना कि टकराहट होती है। आज जो वर्तमान परिदृश्य भारत में चल रहा है, जिसे हम लव कहते हैं, टीनेजर लव कहते हैं, या फिर जो भी लव का नाम दीजिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पीरियड में इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, अदर कास्ट में कर रहे हैं, तो जहाँ एक तरफ मान सम्मान की बात आती है, तो लास्ट में लड़की लड़की बाद में भागी जाते हैं। और जो 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने जब तक घर से माल लेके आए होते हैं, मतलब एक पैसे लेके आए होते हैं, तब तक जीवन यापन होता है। उसके बाद दोनों फैमिली वाले अपना सर्चिंग करते हैं, जहाँ जहाँ दुनिया भर के प्रेशर, घर में आके धमकी देना, ये चीज़ वगैरह। तो इस प्रकार के जो कृत्य से करने के बाद आप प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। जब प्रेशर नहीं झेल पाते हैं तो आप सुसाइड को गले लगाते हैं, और इस प्रकार की जो आत्महत्या होती है उसे अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। दैट इज़ क्लियर। आप इसको सोचने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि सोशियोलॉजी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। उसके जो थिंकर्स हैं ना, अगस्त काम से लेके आर के मर्टन की 7-8 थिंकर है, अगर आप पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि लाइफ टाइम में जो भी आपके आमने सामने गुजरती है वो चीज़ें आप उसको अप्लाई करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी जो आत्महत्या होती है उसे हम प्रार्थवादी आत्महत्या या अल्ट्रिस्टिक सुसाइड के नाम से जाना जाता है। इसे जानने का भी प्रयास किया जाए। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को समाज से आवश्यकता से अधिक जोड़ लेता है, तो समाज के हित के लिए जानबूझकर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। इस प्रकार की आत्महत्या को हम प्रार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है, या इस प्रकार की आत्महत्या को हम प्रार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। अब क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आप इस हो सकता है कि इसको थॉट को समझने का कोशिश किया और आपके मन में उदाहरण भी आ गया। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को समाज से आवश्यकता से अधिक जोड़ लेता है। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को समाज से आवश्यकता से अधिक जोड़ लेता है, तो समाज के हित के लिए जानबूझकर अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। इस प्रकार की आत्महत्या को प्रार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। अब उदाहरण की बात आती है। सैनिक द्वारा युद्ध में वीरगति प्राप्त करना, जो हमारे देश को बचाने के लिए, चाहे एलओसी करगिल की बात हो, चाहे भारत पाकिस्तान की प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे विश्व युद्ध की बात की जाए, आज हमारे देश के लोग जो सैनिक वीरगति को प्राप्त कर लिए, कहीं न कहीं क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो समाज से, देश से जोड़कर देखता था और आवश्यकता से अधिक जोड़ लेता था, तो अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देता था या अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता था युद्ध के दौरान। तो इस प्रकार की जो आत्महत्या होती है उसे हम क्या नाम है कि प्रार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, सती प्रथा। एक सती प्रथा उस समय चलती थी जब राजा राम मोहन ने 1828 से पहले उन्होंने देखा था, तो स्टडी किया था, बिपिन चंद्रा की किताब में दिया है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उस समय सती प्रथा चलती थी। पति मर गया, उसके बाद अपने को आत्मदाह करना, ये दुनिया भर के कंसेप्ट थे जो उस समय की बनाए हुए समाज के जो रीति रिवाज थे उसके रिगार्डिंग जो चलते थे। सती प्रथा भी एक प्रार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। एक जापान में हाहाकारी प्रथा होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जापान में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जापान में हाहाकारी प्रथा किस आत्महत्या के अंतर्गत, किस सुसाइड के अंतर्गत आता है। जब आप जानेंगे तभी तो टिक मारेंगे। तो जापान में जो हाहाकारी
या हाराकारी, देखिए हाहाकारी या हाराकारी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप जानें कि जापान की जो हाराकारी प्रथा होती है उसको भी हम परार्थवादी आत्महत्या के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको लगता है कि सेकेंड भी जो सुसाइड थी, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड, वो भी क्लियर हो गई। अब हम तीसरा बात करेंगे, प्रतिमानहीनता द्वारा की गई आत्महत्या, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में इसकी होती है। जिसे हम एनोमी सुसाइड करते हैं, जब इंसान कभी सोच नहीं पाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एनोमी सुसाइड के कंसेप्ट किसने दिया था, एनोमी किसने दिया, तो एम एल डरकheim ने दिया था। अब हम इसकी बात करते हैं। समाज की आदर्श आत्मक व्यवस्था टूट जाने पर, समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था टूट जाने पर, या नियम कानूनों को या नियम कानूनों के अस्त व्यस्त हो जाने पर व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पाता और आत्महत्या कर लेता है। समाज की बनाई हुई आदर्शात्मक व्यवस्था टूट जाने पर या नियम कानूनों के अस्त व्यस्त हो जाने पर व्यक्ति अपने आप को या व्यक्ति समाज से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, तो इस प्रकार के आत्महत्या को हम प्रतिमानहीनता द्वारा की गई आत्महत्या या प्रतिमानहीनता द्वारा या एनोमी सुसाइड के नाम से जाना जाता है। कौन हो सकता है, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सपोज करिए कि कोई लड़का लड़की, कोविड-19 के एग्ज़ाम के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100% रिजल्ट आए हैं और रिकॉर्ड भी बन गया कि भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% रिजल्ट आए हैं, चाहे वो किसी स्टेट के हो। आज से 10 साल पहले चला जाए, जहाँ हाई स्कूल इंटर में लड़के फेल हो जाते थे और अपने परिवार में वो अपने परिवार का मान सम्मान सोच के, रिश्तेदार का प्रेशर सोच के सुसाइड कर लेते थे। लेकिन ये गलत है। लेकिन ये सुसाइड जो है प्रतिमान द्वारा की गई आत्महत्या थी। तो इस प्रकार की जो बच्चों द्वारा किए गए, मतलब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में असफल होने पर उनके द्वारा की गई जो आत्महत्या थी, वो एनोमी सुसाइड के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ISPCS में असफल होने पर, ISPCS की परीक्षा में असफल होने पर छात्र द्वारा की गई आत्महत्या भी एक एनोमी सुसाइड के अंतर्गत आता है। इसको दूसरी भाषा में भी अगर शेयर सेंसेक्स में समझा जाए, कोई व्यक्ति कई लाखों रुपया सब कुछ सोच के और उसने सट्टा लगा लिया, शेयर मार्केट में सट्टा लगाया, और सट्टा लगाने के बाद उसकी जितने भी वो सट्टे लगाए थे सब धीरे धीरे उसके जो वैल्यूज थे वो नीचे गिरने लगे। और उसको देख के इस प्रकार के वो कृत्य या इस प्रकार की गई आत्महत्या को ही एनोमी सुसाइड कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के हमने अभी तक डिस्क्राइब किया। अब मैं चौथी बताना चाहता हूँ, जिसे भाग्यवादी आत्महत्या कहा जाता है। भाग्यवादी आत्महत्या किसे कहा जाता है? एमिल डर्कheim ने बताया कि कभी कभी व्यक्ति समाज के कारण अपने भाग्य को कोसता हुआ जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है, और इस प्रकार की आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है। कभी कभी व्यक्ति समाज के कारण अपने भाग्य को कोसता हुआ जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है, और इस प्रकार की आत्महत्या को भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत माना जाता है। उदाहरण के तौर पे बंधुआ मजदूर, गुलाम,
क्योंकि बंधुआ मजदूर अपने आप के भागों को कोसता है गरीबी के कारण। वो कितनों भी करता है, फैमिली उसकी बड़ी होती है, जो जीवन यापन बड़े संघर्ष के साथ करता है, उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए अपने वो चीज़ को कोसता है, अपने भाव को कोसता है कि भगवान हमें क्यों इस तरह का बनाया। भगवान तो सभी को बनाया, बस अंतर ये है कि कोई बनी बनाई हुई चीज़ पा जाता है, किसी स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये तो फ्यूचर प्लानिंग उस पेरेंट की होती है जो बनी बनाई पाती है, तो उसने भी मेहनत किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो शुरू में कहीं ना कहीं चीज़ें पाया होगा। तो जो इस प्रकार के भाग्यवादी जो आत्महत्याएं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंधुआ मजदूर और गुलाम के लोग जो गुलाम होते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं। तो मैंने आपको 4 प्रकार के सुसाइड के बारे में बात कर दी, 4 प्रकार के सुसाइड के बारे में बात किया। और आगे भी देखा जाए किस प्रकार की जो समाज में यही 4 आत्महत्याएं पाई जाती है, जिनका कारण समाज खुद होता है। समाज में 4 प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती हैं, जिनका कारण समाज होता है। अतः आत्महत्या का कारण भी समाज ही होता है। यह यही वह सिद्धांत है जिसमें एमिल डर्कहाइम ने तथ्यों और आंकड़ों का सुंदर प्रयोग किया। यह वही सिद्धांत है जिसमें एमिल डर्कहाइम ने तथ्यों और आंकड़ों का सुंदर प्रयोग किया। दुर्खिम ने यूरोपीय समाज में पाए जाने वाले एमिल डर्कहाइम ने यूरोपीय समाज में पाए जाने वाले देशों में आत्महत्या का अध्ययन किया। जो एमिल डर्कहाइम थे, पूरे यूरोपीय समाज का पाए जाने वाले देशों में जो उन्होंने सुसाइड का अध्ययन किया, स्टडी किया, वे कहते हैं कि वे यूरोप के विभिन्न देशों में गए और वहाँ के पुलिस थानों के केस डायरी लिए और आत्महत्या की तथ्य और आंकड़े निकाले। जब तथ्य और आंकड़े निकाले तो आश्चर्यजनक परिणाम मिला। जब उन्होंने पुलिस थानों के केस डायरी जब लिए आत्महत्या के, तो उसमें आत्महत्या के तथ्य और आंकड़े जब जुटाने लगे, तो जब तथ्य और आंकड़े जब निकाले तो उनके वो आश्चर्यजनक परिणाम मिला। वह तथ्य निम्न था। यूरोप पूरा एक महाद्वीप था। उन्होंने 3 प्रकार की बात किया। प्रोटेस्टेंट धर्म या 10 लाख आत्महत्या। जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, उन्होंने 190 के आलम जो, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म के लगभग 190 अनुयायी पाए जाते थे, और उनमें 10 लाख से अधिक जो है आत्महत्याएं उन्होंने किया था। दूसरा कैथोलिक प्लस यहूदी और प्रोटेस्टेंट धर्म, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो भी लगभग 96 लोग अनुयायी थे उसके, और 10 लाख से वहाँ भी अधिक आत्महत्याएं हुई थी। जो कैथोलिक धर्म के लोग 58 कैथोलिक धर्म के लोग थे, वहाँ भी जो है 10 लाख आत्महत्याएं, यानी 30 लाख से अधिक आत्महत्याएं इन तीनों धर्मों में देखने, या चारों प्रकार के धर्मों में देखने को मिला। तो ये आश्चर्यचकित की बात है, उस समय की स्टडी है। उपरोक्त एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात करने के पश्चात इन्होंने प्रोटेस्टेंट समाज की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। जो कैथोलिक धर्म से निकलकर, मैक्स वेबर ने दिया है, कैथोलिक धर्म से जो आगे निकलकर प्रोटेस्टेंट धर्म का नाम दिया। एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि आंकड़ों को ज्ञात करने के पश्चात उन्होंने प्रोटेस्टेंट समाज का सामाजिक संरचना का अध्ययन किया, तो पाया कि यहाँ कुछ ऐसी आचार संहिता पाई जाती है जो पूंजीवाद को जन्म दे देती है। इसलिए यहाँ व्यक्ति अकेले स्वतंत्र जीवन यापन करता है, और जब अकेले ही अनेकों जीवन यापन करता है, जब अकेले ही अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो मौत को गले लगा लेता है। जो पहला कंसेप्ट था उनका अहमवादी वाला। जब इन्होंने कैथोलिक समाज का अध्ययन किया, तो इन्होंने देखा कि यहाँ प्रत्येक रविवार को सभी व्यक्ति चर्च के समक्ष उपस्थित होते हैं, और एक दूसरे के संपर्क में आने से यहाँ एकीकरण
या हम की भावना आ जाती है। और यहाँ किसी व्यक्ति की समस्या का निवारण सभी मिलकर करते हैं, इसलिए यहाँ आत्महत्या कम पाई जाती है। इन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष प्रतिपादित किया। एकीकरण बराबर 1 आत्महत्या या अल्फा 1/T। इसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्रतिपादित किए। वो क्या है आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। पहला, ग्रामीण समाज की अपेक्षा नगरीय समाज में आत्महत्याएं अधिक होती है। ये कोटेशंस के रूप में भी आती है। ग्रामीण समाज की अपेक्षा नगरीय समाज में आत्महत्याएं अधिक होती है। दूसरा, संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार में आत्महत्याएं अधिक होती है। मतलब ज्वाइंट फैमिली में जो है कि आत्महत्याएं कम होती है और न्यूक्लियर फैमिली में जो है आत्महत्याएं अधिक होती है। तीसरा, विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित अधिक आत्महत्याएं करते हैं। जो मैरिड जो कपल्स होते हैं उनमें सुसाइड की जो भावना होती है बहुत कम पाई जाती है, और जो अनमैरिड होते हैं कपल्स होते हैं उनमें जो सुसाइड की भावना होती है बहुत अधिक पाई जाती है। 3 चीज़ नोट कीजिएगा, ये मैंने एमिल डर्कहाइम किए। ग्रामीण समाज की अपेक्षा नगरीय समाज में आत्महत्याएं अधिक होती है। दूसरा, संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार में आत्महत्याएं अधिक होती है। तीसरा, विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्याएं करते हैं। तो आलोचना भी होती है कि एक आलोचना जब इन किसी भी थिंकर का मैंने कहा ना कि उन्होंने थाट दिया, जब तक उनकी आलोचना नहीं होगी तब तक कैसे पता चला कि उनकी जो थाट था कितना अच्छा था, कंसेप्ट कितना अच्छा था। एल्किंसन आलोचना करते हैं एमिल डर्कहाइम का। एल्किंसन के अनुसार इस सिद्धांत में जो तथ्य और आंकड़े दिए गए उन पर संदेह है, क्योंकि पुलिस के लिए हत्या को आत्महत्या में तब्दील करना आसान है। ये भी बात सही है, नेचुरल है, क्योंकि किसी भी आत्महत्या को देखा जाए, चाहे भारत के पुलिस स्टेशन में देखा जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसने हत्या को आत्महत्या कर लिया। अभी हाईलाइट केस था भारत का जो 14 जून 2020 को सुसाइड किया गया था सुशांत सिंह राजपूत, उसको भी आत्महत्या ही करार दिया गया। 4 महीने 10 महीने तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, शायद आज भी चल रहा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हुआ। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये है कि इस तरह की सोची जाती है। एल्किंसन कहते हैं कि जो तथ्य आंकड़े दिए उन पर हम संदेह करते हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा हत्या को आत्महत्या में तब्दील करना आसान है। इसलिए इन आंकड़ों की प्रामाणिकता पर संदेह होता है और यह सिद्धांत अतार्किक लगता है। और आगे वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट समाज में पूंजीवादी व्यवस्था थी, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाद पाया जाता था और किसी भी घटना को सूचना पुलिस तक तुरंत पहुँच जाती थी। कैथोलिक समाज में संगठन पाया जाता था, इसलिए वहाँ की सभी घटनाओं की सूचना पर पुलिस तक नहीं पहुँच पाती थी। इसलिए यह तथ्य और आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। ये एल्किंसन का विचार था। सिंपल सी बात है कि जब कोई भी आदमी काम करता है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। एल्किंसन ने गलत नहीं कहा, उन्होंने एक संदेह व्यक्त किया कि जो वो तथ्य और आंकड़े पेश किए हैं उन पे मैं संदेह करता हूँ, क्योंकि जो पुलिस के सामने हत्या को और आत्महत्या में तब्दील करना उनके लिए आसान है, क्योंकि इस तथ्य के आंकड़े पर हम जो आंकड़े हैं उसकी प्रामाणिकता पर हम संदेह करते हैं, क्योंकि इसलिए यह सिद्धांत अतार्किक लगता है। क्योंकि वो आगे प्रोटेस्टेंट समाज का भी अध्ययन करते हैं और वो बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट समाज में पूंजीवादी व्यवस्था थी, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाद पाया जाता था और किसी भी घटना जो पुलिस तक तुरंत पहुँच जाती थी। लेकिन कैथोलिक समाज में संगठन पाया जाता था, इसलिए वहाँ की सभी घटनाओं की सूचना पुलिस तक नहीं पहुँच पाती थी।
इसलिए यह तथ्य और आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। ये संदेह व्यक्त किया, अथेंटिक नहीं है, संदेह व्यक्त किया कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये एल्किंसन ने आलोचना किया, उनका बड़ा बढ़िया तरीके से किया, आपको मैंने बता भी दिया। अब उनके कंक्लूजन जाया जाए, जो निष्कर्ष है एमिल डर्कहाइम के, यही वह सिद्धांत है जिसमें एमिल डर्कहाइम ने तथ्य और आंकड़ों का सुंदर प्रयोग किया, और इस सिद्धांत ने एमिल डर्कहाइम को आधुनिक समाजशास्त्र का ईश्वर या पितामह बना दिया। टू द पॉइंट, कोटेशंस के रूप में पूछा जाता है कि आधुनिक समाज का ईश्वर और पितामह किसको कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्ट, एमिल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन। तो आप जानेंगे तभी टिक मारेंगे। इसलिए आधुनिक समाजशास्त्र का ईश्वर और पितामह बना दिया। इन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र को आधुनिक समाजशास्त्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जो ऑगस्ट कॉम्ट के जो द्वारा प्रतिपादित जो समाजशास्त्र था, उसको आधुनिक समाजशास्त्र के रूप में या उसकी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं रॉबर्ट किंग मर्टन ने कहा कि यदि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो एमिल डर्कहाइम के आत्महत्या जैसे सिद्धांत, मध्यस्थीय सिद्धांत का अध्ययन किया जाना चाहिए। और इस सिद्धांत ने एमिल डर्कहाइम को समाजशास्त्र में सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिया। कितनी सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का स्टडी किया, एमिल डर्कहाइम ने, जिसके बारे में लोग सोचना तो अलग बात है। और उन्होंने लास्ट में एमिल डर्कहाइम ने कह भी दिया कि जो ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित जो समाजशास्त्र था, उनके समाजशास्त्र को आधुनिक समाजशास्त्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। और रॉबर्ट किंग मर्टन भी कहते हैं कि अगर आपको समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो उससे पहले जो एमिल डर्कहाइम की आत्महत्या जैसे जो मध्यस्थीय सिद्धांत है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सिद्धांत ने एमिल डर्कहाइम को एक सर्वोच्च समाजशास्त्र में सर्वोच्च स्थान बना दिया। तो ये थी द सुसाइड। आप इसको 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो, हमें लगता है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो हमें लगता है कि आपको चारों प्रकार के सुसाइड के बारे में आपको समझ में आ जाएगी। सुसाइड है कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द कनेक्टिविटी।